नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सैनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है हमारी जो परीक्षा वाणी की जीके सीरीज है, जिसमें हम परीक्षा वाणी के जो जितने भी चैप्टर हैं अध्यायवार उनका अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें हमारा चल रहा है अध्याय 4 है, जिसका नाम है उत्तराखंड भौतिक संरचना, जलवायु एवं प्राकृतिक आपदाएँ। तो इससे पहले वाला जो पिछला वीडियो था, जिसमें हमने उत्तराखंड की भौतिक संरचना के बारे में जाना था, तो उसमें हमने उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन देखा था। तो उत्तराखंड को कुल 8 भागों में बांटा जाता है। उत्तराखंड का जो भौगोलिक विभाजन है, तो उत्तराखंड को हम क्या करते हैं, 8 भागों में बांटते हैं। तो इससे पहले जो 4 भाग हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, और आज हम जानेंगे उत्तराखंड का जो 5वां भाग है, दून या द्वार क्षेत्र से आगे। तो इससे पहले हमने गंगा का मैदानी क्षेत्र, उसके बाद तराई क्षेत्र, फिर भाबर क्षेत्र, और उसके बाद शिवालिक क्षेत्र, और उसके साथ ही हमने उत्तराखंड का पामीर जाना था, जिसमें हमने देखा था कि गैरसैंण भी उत्तराखंड के जो पामीर है, दूधातोली क्षेत्र है, वहाँ उसकी स्थिति भी वहीं है, यानी उस क्षेत्र में आता है। और यहीं पर क्या है, जो परमार वंश थे, जिनकी जो सबसे पहली राजधानी थी चांदपुरगढ़ में, वह भी इसी क्षेत्र में स्थित है। चंद्र सिंह गढ़वाली जी की समाधि स्थल कोदियाबगढ़, वह भी इसी क्षेत्र में है, और उन्होंने 1960 में भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी की मांग भी इस क्षेत्र के लिए, जो गैरसैंण क्षेत्र है जो इसी में स्थित है, इसके लिए उन्होंने मांग की थी। तो आज इस जो ये वीडियो लेक्चर है हमारा, इसमें हम दून या द्वार क्षेत्र से आगे देखेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। दून या द्वार क्षेत्र, तो सबसे पहले समझ के चलते हैं दून या द्वार क्षेत्र क्या होते हैं। ऐसे क्षेत्र जिनकी स्थिति के बारे में बात करें, तो ये पाए जाते हैं मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में, यानी मध्य हिमालय के दक्षिणी भाग में और शिवालिक के उत्तरी भाग में। तो ये जो बीच का क्षेत्र होता है, तो यह दून या द्वार क्षेत्र कहलाता है। प्रायः ये जो घाटियाँ होती हैं, क्या होती हैं, 24 से 32 किलोमीटर चौड़ी व 350 से 750 मीटर तक चौरस और क्षैतिज घाटियों को क्या कहा जाता है, दून या द्वार क्षेत्र कहा जाता है। पश्चिमी भाग में, यानी जो पश्चिमी मध्य भाग है, उसको दून कहा जाता है, और जो पूर्वी मध्य भाग है उसको द्वार कहा जाता है। यानी दून या द्वार क्षेत्र, पश्चिमी भाग में दून और पूर्वी भाग में उसी क्षेत्र को द्वार कहा जाता है। और स्थिति की हम बात करें तो मध्य हिमालय के दक्षिणी भाग में और शिवालिक श्रेणी के उत्तरी भाग में दून या द्वार क्षेत्र स्थित होते हैं। अब इसके बाद राज्य के प्रमुख दूनों की बात करें, तो यहाँ पर जो हमारे राज्य में प्रमुख दून कौन कौन से हैं, तो राज्य में हमारे प्रमुख दून हैं देहरादून, कोठरी व चौखम, ये पौड़ी में है, पतली एवं कोटा नैनीताल में, पछवा पूर्वी और चंदी ये देहरादून में है, और हर की दून है उत्तरकाशी में। तो ये क्या है, हमारे प्रमुख दून हैं। इसके अलावा जो हमारा देहरादून जिला है, तो यह भी क्या है, एक प्रसिद्ध दून है, और जो राजधानी क्षेत्र भी है, तो यह 75 किलोमीटर लंबा और 24 से 32 किलोमीटर चौड़ा यह क्षेत्र है। और जो ये दून या द्वार क्षेत्र है, देहरादून का क्षेत्र है, तो यह क्या है, धान फसल के लिए काफ़ी उपयोगी है। यहाँ पर धान की खेती विशेष रूप से की जाती थी। आसन, सुसवा आदि नदियाँ इसके मध्य हिमालय के दक्षिण ढाल से निकलती हैं, और यहाँ पर उपजाऊ अवसाद क्या करती हैं, निक्षेपित करती हैं। ऐसे ही जो आसन और सुसवा के अलावा जो अन्य नदियाँ हैं, जो मध्य हिमालय से निकलकर और दून या द्वार क्षेत्र में बहती हैं, तो इसके दक्षिणी ढाल से निकलकर ये क्या करते हैं, यहाँ पर उपजाऊ अवसाद निक्षेपित करती हैं। इस कारण यह जो दून या द्वार क्षेत्र होते हैं, ये काफ़ी उपजाऊ होते हैं। दून या द्वार क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं। अब इसकी विशेषताओं की बात करें, तो दून या द्वार क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं हैं कि यह समतल धरातल युक्त नमी वाली घाटी होती है। यानी क्या होगी, लगभग समतल और क्षैतिज घाटियाँ होती हैं, और यह नमी वाली घाटियाँ होती हैं, यानी इनमें नमी की मात्रा अच्छी होती है। इसके अलावा यहाँ पर गहन कृषि का प्रयोग किया जाता है। जब उपजाऊ ज़्यादा होती है, नमी अधिक होती है, तो यानी जो कृषि के लिए उपयुक्त दशाएं होती हैं, तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ पर गहन कृषि की जाती है।
यानी अच्छी खेती की जाती है। इसके बाद अनुकूल परिस्थितियों के कारण जनघनत्व यहाँ पर अधिक पाया जाता है। और जब कृषि अच्छी है, नमी वाली घाटी है, पानी और जीवन दोनों की अनुकूल परिस्थितियां हैं, तो इस कारण यहाँ क्या होते हैं, ज़्यादा लोग रहते हैं, इसलिए इन घाटियों में क्या है, जनघनत्व भी ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद लघु या मध्य हिमालय से अत्यधिक भूस्खलन। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि अब पहाड़ी क्षेत्र हैं तो आपदाएं तो आती ही हैं। तो इस क्षेत्र में लघु या मध्य हिमालय से अत्यधिक भूस्खलन होता रहता है और जो दून या द्वार क्षेत्र को काफ़ी प्रभावित करता है। अब इसके बाद यहाँ के तापमान की बात करें हम, तो यहाँ पर गर्मियों में तापमान कितना रहता है, 29 डिग्री 40 मिनट तक और 32 डिग्री 80 के आसपास सेंटीग्रेड तक क्या रहता है, यहाँ पर तापमान रहता है। यानी 29 से 32 के आसपास यहाँ पर तापमान रहता है और 4 से 7.20 सेंटीग्रेड तक यहाँ पर क्या होता है, सर्दियों में तापमान रहता है। तो औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो 200 से 250 सेमी यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा होती है, यानी वर्षा की मात्रा भी काफ़ी अधिक होती है। और तापमान की बात करें तो ना तो ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा ठंडा यहाँ पर एवरेज मौसम रहता है, तो इसलिए यहाँ पर जनघनत्व भी ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद है छठवां हमारा जो भौगोलिक विभाजन है, इसमें लघु या मध्य हिमालयी क्षेत्र। अब लघु या मध्य हिमालय जो क्षेत्र है, इसकी स्थिति की हम बात करें तो पूर्व से पश्चिम में यह स्थित है और यह स्थित है वृत्त हिमालय के दक्षिण में और शिवालिक श्रेणी के उत्तर में यह स्थित है। यानी क्या है, लघु या मध्य हिमालय जो क्षेत्र है वृत्त हिमालय के दक्षिण में और शिवालिक के उत्तर में यह स्थित है, यानी इन दोनों के बीच में स्थित है लघु या मध्य हिमालय। तो हिमालय का वह भाग जो मध्य में स्थित है वृत्त हिमालय के दक्षिण में और शिवालिक के उत्तर में, तो इसलिए यह क्षेत्र क्या है, लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र कहलाता है। इसके अगर हम विस्तार की बात करें तो जो लघु या मध्य हिमालय का विस्तार है वह गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में है। उत्तराखंड के 2 मंडल हैं। गढ़वाल मंडल में इसका विस्तार है 6 जिलों में, गढ़वाल मंडल में इसका विस्तार अधिक है और कुमाऊं मंडल के हैं 3 जिलों में। तो गढ़वाल के जो 6 जिले हैं, जिसमें देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल और चमोली जिले में यह विस्तृत है। गढ़वाल में 6 जिलों में यह क्या है, विस्तृत है। और कुमाऊं की हम बात करें तो अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत। तो यानी कुमाऊं में क्या है, 3 जिलों में यह विस्तृत है लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र। तो अगर मंडलों की बात करें तो गढ़वाल में ज़्यादा है और कुमाऊं में कम है। तो इसका जो पूर्वी छोर हो जाएगा चंपावत हो जाएगा और जो पश्चिमी छोर हो जाएगा वह देहरादून हो जाएगा। इसकी जो चौड़ाई की बात करें तो लघु या मध्य हिमालय जो क्षेत्र है यह लगभग 70 से 100 किलोमीटर के बीच क्या होता है, ये इनकी चौड़ाई होती है। और ऊंचाई की बात करें तो इनकी लगभग जो औसत ऊंचाई होती है 1200 मीटर से 4500 मीटर के बीच होती है। यानी 1200 से 4500 मीटर के आसपास इनकी ऊंचाई रहती है। अब जो ये लघु हिमालयी श्रेणियां हैं ये कई डांडों के रूप में विभाजित है और डांडे कहा जाता है पर्वतों को, यानी पहाड़ियों को डांडा भी कहा जाता है। तो लघु हिमालय श्रेणी क्या है, डांडों के रूप में विभाजित है। और ये इसका विभाजन का कारण है जो मध्य हिमालय है या उससे ऊपर वृत्त हिमालय है या ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है, तो जो वहाँ से नदियाँ आ रही हैं तो वो क्या करती हैं, कटाव करती हैं। और कटाव के कारण ही, क्योंकि यह बहुत लंबे समय से बह रही हैं, तो बहुत अधिक मात्रा में उन्होंने कटाव कर दिया जिससे बहुत बड़ी घाटियाँ बन गई हैं। तो इन घाटियों के कारण ही यहाँ पर क्या है, जो लघु हिमालय की श्रेणियाँ हैं वो क्या हो गई, विभाजित हो गई हैं और डांडों के रूप में परिवर्तित हो गई हैं। तो इनमें बात करें तो लघु हिमालय की जो प्रमुख श्रेणियाँ हैं, देववन, नागटिब्बा, रीवा, मसूरी, झंडीदार, चाइना पीक, मूसा का कोठा और लोखंड टिब्बा। तो ये लघु हिमालय श्रेणी के डांडों के रूप में विभाजित प्रमुख श्रेणियां हैं। इनको आपको ध्यान रखना है कि कई बार पूछा जाता है कि जैसे झंडीदार श्रेणी है तो यह किस हिमालय की श्रेणी है। तो इसमें 3 ऑप्शन दे देगा, ये वृत्त हिमालय,
मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, और चौथा दे देगा उपयुक्त सभी में। तो आपको या नन ऑफ दीज दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये प्रमुख जो श्रेणी है, झंडीदार श्रेणी है, ये चाइना है, मूसा का कोठा है, लोखंड टिब्बा है, देववन है, तो ये किस में आती हैं? लघु हिमालय में स्थित हैं, या लघु हिमालय में ये सब आते हैं। इसके अलावा हैं सुरकंडा, चंद्रबदनी, मद्रांचल, हटकुणी, लाल टिब्बा, दोदातोली, धनपुर, अमोली, बिनसर, दीपा, द्रोणगिरी, उताई और रानीखेत। तो ये सारी प्रमुख जो श्रेणियां हैं, सुरकंडा, चंद्रबदनी, मद्रांचल, हटकुणी, ये सारी किस में आती हैं? ये आती हैं लघु या मध्य हिमालय श्रेणी में आती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये सारी क्या है? मध्य हिमालय श्रेणी में है। लघु या मध्य हिमालय श्रेणी के कुछ अन्य प्रमुख जानकारी के लिए, तो लघु या मध्य हिमालय, इसके अन्य नाम की बात करें तो लघु या मध्य हिमालय आंशिक हिम के गिरने के कारण, इसका नाम क्या है? हिमांचल या हिम का आंचल भी इससे कहा जाता है। यानी आंशिक हिम होती है, यहाँ पे बर्फ़ गिरती है तो वो जल्दी पिघल भी जाती है। तो आंशिक हिम गिरने के कारण इसको क्या कहते हैं? हिमांचल या हिम का आंचल कहा जाता है। और इसमें अभाव की बात करें तो इसमें जीवाश्मों का बिल्कुल अभाव होता है, यहाँ पर जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, परंतु खनिज संसाधनों की प्रचुरता होती है। लेकिन खनिज संसाधन यहाँ पर काफ़ी अधिक पाए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लघु या मध्य हिमालय में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, परंतु खनिज संसाधन क्या होते हैं? प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इसके निर्माण की बात करें तो इसका जो निर्माण है वलित एवं कायांतरित चट्टानों से हुआ है। वलित एवं कायांतरित चट्टानों से यह बना हुआ है। और काल की दृष्टि से बात करें, निर्माण काल की दृष्टि से बात करें तो यह दृश्य जो पर्वत हैं यह प्री कैम्बियन व पोलोजोइक चट्टानों से बने हुए हैं। प्री कैम्बियन और पोलोजोइक चट्टानों से ये बने हुए हैं। और इन चट्टानों में स्लेट, चूना पत्थर, सैल, क्वार्ज, नीस और ग्रेनाइट, ये प्रमुख चट्टानों की अधिकता इसमें पाई जाती हैं लघु या मध्य हिमालय में। स्लेट, चूना पत्थर, सैल, क्वार्ज, नीस और ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानें हमें यहाँ पर अधिक देखने को मिलती हैं। मध्य हिमालय में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज व स्थान। अब जब यहाँ पर प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं तो इसमें तांबा, एबिस्टस, ग्रेफाइट, जिप्सम और मैग्नेसाइट प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलते हैं। ये प्रमुख रूप से यहाँ पर पाए जाते हैं। तांबे की बात करें तो अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल में मुख्यतः पाया जाता है। एस्बेस्टस ये पौड़ी गढ़वाल में, और ग्रेफाइट पौड़ी और अल्मोड़ा में मुख्य रूप से पाया जाता है। इसके अलावा गौण रूप से अन्य जो ज़िले हैं उनमें भी थोड़ा बहुत मात्रा हमें इसकी देखने को मिल जाती है। लघु हिमालय में की बात करें या मध्य हिमालय की बात करें तो इसका जो दक्षिण में ढाल है वह क्या है? काफ़ी तीव्र है। यानी दक्षिण में इसका ढाल काफ़ी तीव्र है और उत्तर में मंद है, यानी उत्तर में ढाल थोड़ा कम तीव्र है और वनों से ढका हुआ है। यानी जो पहाड़ी है उसका जो ऊपर का यानी उत्तर का जो हिस्सा है इसमें क्या है? ढाल थोड़ा मंद है और इसमें वन क्या है? अधिक मात्रा में वन भी है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो दक्षिणी ढाल है यह क्या है? काफ़ी तीव्र है। इसका जो दक्षिणी ढाल है वह काफ़ी तीव्र है। इसके अलावा सरयू, पश्चिमी रामगंगा, लदिया, नयार व मंडल जो आदि नदियां हैं उनका उद्गम क्षेत्र भी यही है। लघु हिमालय से निकलती हैं सरयू, पश्चिमी रामगंगा, लदिया, नयार, मंडल आदि क्या हैं? जितनी भी ये नदियां हैं ये कहाँ से निकल रही हैं? लघु या मध्य हिमालय से निकल रही हैं। और ये नदियां क्या हैं? 1000 मीटर से अधिक गहरी घाटियों में इनका प्रभाव होता है। यानी ये लगभग क्या है? 1000 मीटर से अधिक क्या है? इन्होंने गहरी घाटियाँ बनाई हैं और उसमें ये नदियाँ क्या होती हैं? प्रवाहित होती हैं। तो कौन कौन सी नदियाँ हैं? सरयू, पश्चिमी रामगंगा, लदिया, नयार, मंडल आदि क्या हैं? प्रमुख नदियाँ हैं जिनका उद्गम क्षेत्र लघु या मध्य हिमालय में स्थित है। कुमाऊँ की क्षेत्र की लघु या मध्य हिमालय जो श्रेणियाँ हैं इनके दक्षिणी ढाल पर 200 वर्ग किलोमीटर के आसपास क्या है? अनेक ताल स्थित हैं। कुमाऊँ क्षेत्र में दक्षिणी ढाल पर क्या है? 200 वर्ग किलोमीटर के आसपास क्या है? अनेक ताल स्थित हैं
जिसमें नैनीताल हो गया, नौकुचिया ताल, सात ताल, पूना ताल, खुरपा ताल, सूखा ताल, सरिया ताल और भीमताल क्या है, प्रमुख ताल है। यानी 200 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसमें क्या है, अनेक ताल हैं इसी लघु या मध्य हिमालय श्रेणी में और कुमाऊं क्षेत्र में। यहाँ पर हम तापमान की बात करें तो बर्फ पड़ने के कारण ऊपरी भाग में शून्य से कम तापमान तथा दक्षिण में थोड़ा अधिक रहता है। यानी बर्फ पड़ने के कारण क्या हो जाता है, ऊपरी भाग में तापमान बहुत कम हो जाता है, लेकिन दक्षिणी भाग में तापमान थोड़ा अधिक रहता है। इसके बाद औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो इसका जो औसत वार्षिक वर्षा है 160 से 200 सेंटीमीटर के आसपास में वर्षा होती है वर्षा काल में। और गर्मी की बात करें तो गर्मियों में यहाँ पर जो औसत तापमान है 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। और इस कारण यहाँ पर क्या होता है, पर्यटकों की काफ़ी भीड़ हो जाती है और लगभग राज्य के जो आधे लोग हैं वो क्या है, इसी भाग में निवास करते हैं, लघु या मध्य हिमालयी क्षेत्र में। इसमें वनों की बात करें, लघु या मध्य हिमालय में वन पाए जाते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के कोणधारी सघन वन पाए जाते हैं। वन आच्छादन की बात करें तो संपूर्ण भाग का 45 से 60% जो वन होता है वह किस में पाया जाता है, इसी लघु या मध्य हिमालय में पाया जाता है। और जिसके प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं, बांज, खरसों, चीड़, फर, देवदार, साल और सरो क्या है, इस कोणधारी सघन वन के प्रमुख वृक्ष हैं। और यहाँ पर घास के बड़े मैदान पाए जाते हैं और इन घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, पशुचारकों का स्वर्ग कहा जाता है। ये पर्वत श्रेणी के दक्षिणी ढालों पर स्थित है और विभिन्न स्थानों पर इनको भिन्न भिन्न नामों से बुलाया जाता है। जैसे कुल्लू में इनको क्या कहा जाता है, थच कहा जाता है। कश्मीर में इनको मर्ग कहा जाता है, जिसमें गुलमर्ग, सोनमर्ग और टनमर्ग क्या हैं, प्रमुख हैं। इसके अलावा उत्तराखंड की बात करें तो हमारे उत्तराखंड में इनको बुग्याल या एवं पयार भी कहा जाता है और इनको क्या कहते हैं, पशुचारकों का स्वर्ग कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, इन घास के मैदानों को ही पशुचारकों का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि जो जितने भी ये जो जनजातियां हैं, जिनमें भोटिया हो गई और इसके अलावा जो और प्रमुख जनजातियां हैं, ये क्या करती हैं, यहाँ पर जो ये जब जैसे ही बर्फ़ का गलना प्रारंभ होता है तो उसके बाद ये अपने पशुओं को लेके क्या करते हैं, इन मैदानों में आ जाते हैं और काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर रहते हैं। उनके पशु जो क्या करते हैं, यहाँ पशुचारण करते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पशुचारकों का स्वर्ग कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मध्य हिमालय में कृषि, यहाँ पर अगर हम कृषि की बात करें तो यहाँ पर क्या मानव निवास और कृषि हेतु क्या है, यह एक क्या है, महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अधिकांश मिट्टी यहाँ की क्या है, पथरीली टाइप की है, पथरीली प्रकार की मिट्टी है। तो यहाँ पर जो खेती होती है वो सीढ़ीदार खेत बनाकर होते हैं, क्योंकि पहाड़ है तो पहाड़ में क्या करते हैं, सीढ़ीदार खेत बनाकर उनका क्या किया जाता है, कृषि की जाती है। सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि की जाती है। इस प्रकार से सीढ़ियाँ बनाकर क्या होती है, खेत बनाए जाते हैं और उसमें कृषि की जाती है। ऊंचे पहाड़ से नीचे तल तक कृषि होती है, यानी ऊंचे पहाड़ के नीचे तल तक क्या की जाती है, कृषि की जाती है। यहाँ पर होने वाले प्रमुख खाद्यान्नों की बात करें तो इनमें धान, गेहूँ, ज्वार, मक्का और सब्जियाँ क्या होती हैं, प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार और सब्जियाँ उगाई जाती हैं। अलकनंदा जो घाटी है वह प्रसिद्ध है चुआ ज्वार के लिए। अलकनंदा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है, चुआ ज्वार के लिए प्रसिद्ध है। अल्मोड़ा घाटी प्रसिद्ध है मक्के के लिए। और इसके अलावा झीलों के किनारे जो जितनी झीलें हैं, ताल हैं, कुंड हैं, तो उनके किनारे भी कुछ खाद्यान्न और सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर फल उत्पादन की बात करें तो शीतोष्ण कटिबंधीय फल यहाँ पर उनका उत्पादन किया जाता है, जिसमें सेब, नाशपाती, चेरी और अखरोट यहाँ पर उत्पादित किए जाते हैं। और यहाँ पर लगभग 2500 मीटर तक कृषि कार्य किया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट विभाजन है, भौगोलिक विभाजन है 7वां, वृत्त या उच्च हिमालय क्षेत्र। वृत्त या उच्च हिमालय की स्थिति की हम बात करें तो यह क्या होता है, ट्रांस हिमालय के दक्षिण में और लघु हिमालय के उत्तर में यह क्षेत्र पाया जाता है। वृत्त या उच्च हिमालय क्षेत्र स्थित है।
इसके अन्य नामों की हम बात करें तो इसके अन्य नाम है सर्वाधिक उच्च श्रेणी वाले हिमालय के अन्य नाम: वृहद या उच्च हिमालय, आंतरिक हिमालय, वृहद या उच्च हिमालय, आंतरिक हिमालय, महा या मुख्य हिमालय, महान हिमालय। और प्राचीन ग्रंथों में इसको क्या कहा गया है? हिमाद्री कहा गया है। हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? हिमाद्री कहा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्राचीन ग्रंथों में से क्या कहा गया है? महान हिमालय या उच्च हिमालय को हिमाद्री कहा गया है। इसके बाद इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई लगभग 4500 से 7817 मीटर तक है। यानी नंदा देवी जो पश्चिमी सबसे ऊंची चोटी है उत्तराखंड की, वहाँ तक इसकी ऊंचाई है 4500 से 7817 तक। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो राज्य में इसकी चौड़ाई कितनी है? 15 से 30 किलोमीटर के आसपास इसकी चौड़ाई है। और इसका विस्तार क्या है? पूर्व से पश्चिम में इसका विस्तार है। और इसके विस्तार की अगर हम बात करें तो गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में यह विस्तृत है। और गढ़वाल में है इसमें 4 जिले। गढ़वाल में इसका जो विस्तार है वह 4 जिलों में स्थित है। और कुमाऊं में इसका विस्तार केवल क्या है? 2 जिलों में स्थित है, बागेश्वर और पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ इसके पूर्वी छोर पर स्थित है और उत्तरकाशी क्या है? पश्चिमी छोर पर स्थित है। तो उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली क्या है? गढ़वाल में। और इसमें वृहद हिमालय का विस्तार है। और बागेश्वर और पिथौरागढ़ में क्या है? कुमाऊं में वृहद हिमालय का विस्तार है। महा हिमालय की श्रेणियाँ तथा नदियाँ और उनका विभाजन। यानी महान हिमालय में जो नदियाँ आती हैं वो क्या करती हैं? इनको विभक्त कर देती हैं। इसमें भी बड़ी चोटियों का निर्माण हो जाता है, यानी कटाव हो जाता है। तो ये जो प्रमुख नदियां हैं जो कटाव करती हैं या वहाँ से जिनका उद्गम है, उद्गम क्षेत्र है, तो इसमें प्रमुख नदियां हैं काली, धौलीगंगा, अलकनंदा, भागीरथी, गौरी गंगा और यमुना टॉस। ये सारी नदियां हैं जो महान या उच्च या वृहद हिमालय से निकलती हैं। और महान हिमालय की विभाजित श्रेणियाँ, तो ये नदियाँ क्या करती हैं? इन श्रेणियों का विभाजन कर देती है, जिसमें पहली है बंदरपूंछ, श्रीकंठ, यमुनोत्री। तो ये अलग अलग श्रेणियां हैं। बंदरपूंछ, श्रीकंठ और यमुनोत्री श्रेणी का विभाजन हो जाता है। इसके बाद गंगोत्री, केदारनाथ और चौखंबा है। उसके बाद है कामेट, गौरी और माणा। फिर है नंदा देवी, दूनागिरी, त्रिशूल और नंदाकोट श्रेणी। उसके बाद पंचाचूली और फिर है कुटी, साकटांग। तो ये प्रमुख श्रेणियां हैं जो इन नदियों से विभाजित हो गई हैं। महा हिमालय श्रेणियां हैं जो हिमालय की जो प्रमुख नदियां हैं उनके द्वारा विभाजित की गई हैं। यह क्षेत्र क्या है? साक्ष्य प्रस्तुत करता है। यह साक्ष्य प्रस्तुत करता है विशाल हिमनद ग्लेशियर प्लाइस्टोसीन युग के हिमाच्छादन का। यानी प्लाइस्टोसीन युग में जब यहाँ पर हिमाच्छादन हुआ था तो उसका ये क्या करता है? साक्ष्य प्रस्तुत करता है। यहाँ की जो हिमनद हैं उनको हिमालय या बमक भी कहा जाता है। अनेक नदियों का उद्गम क्षेत्र क्या है? वृहद हिमालय क्षेत्र है। और यहाँ की जो नदियाँ हैं वो सदा नीर हैं, यानी उनमें वर्ष भर पानी रहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ केवल बरसात में पानी रहता है। यहाँ की जो नदियाँ हैं वृहद हिमालय या उच्च हिमालय क्षेत्र की, उनमें वर्ष भर पानी रहता है, वह सदा नीर है। संपूर्ण क्षेत्र यहाँ का कैसा है? अत्यंत पथरीला व कटापटा क्षेत्र है। और यह जो क्षेत्र है पंखाकार उपनदियों वाली मोड़दार श्रृंखलाएं हमें देखने को मिलती हैं। कुछ इस प्रकार से हमें ये श्रृंखलाएं क्या है? देखने को मिलती हैं। पंखाकार उपनदियों वाले और मोड़दार श्रृंखलाएं हैं। और इसका जो क्षेत्र है पथरीला और कटा फटा हुआ क्षेत्र है। पर्वत श्रेणी की चट्टानों की बात करें तो इनका काल है 130 से 140 वर्ष पुराना। इनका जो काल है वह माना जाता है। और इसकी जो चट्टानें हैं गर्भ भाग में ग्रेनाइट, नीस और शिष्ट चट्टानें पाई जाती हैं। यानी अंदर गर्भ भाग में ग्रेनाइट, नीस व शिष्ट चट्टानें पाई जाती हैं। और ऊपरी भाग में रूपांतरित व अवसादी चट्टानें हमें देखने को मिलती हैं। और वृहद या उच्च हिमालय क्षेत्र में गिरिद्वार व दर्रे पाए जाते हैं। और ये गिरिद्वार या दर्रे क्या होते हैं? पर्वतों को पार करने वाले संकरे रास्ते होते हैं। तापमान की बात करें तो यहाँ तापमान अत्यंत ठंडा रहता है। वर्ष भर बर्फ़ जमी रहती है और हमेशा क्या होता है? बर्फ़ से ढका रहता है। अत्यंत ठंडा है और वर्ष भर यहाँ पर क्या होता है? बर्फ़ जमी रहती है।
यहाँ पर वर्षा की बात करें तो ग्रीष्म काल में या वर्षा काल में यहाँ काफ़ी अधिक वर्षा होती है। मानसूनी हवाएं पर्वतों से टकरा कर क्या करती हैं, वर्षा करती हैं। वर्षा काल की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होती है, अच्छी वर्षा होती है और मानसूनी हवाएं पर्वतों से टकरा कर क्या करती हैं, वर्षा करती हैं। और इसी क्षेत्र में क्या बनता है, वृष्टि छाया प्रदेश भी बनता है। वृष्टि छाया प्रदेश का मतलब है कि वर्षा से वंचित क्षेत्र, जहाँ कोई जैसे पर्वत सामने आ गया और उसके जो पीछे वाला भाग है जहाँ पर मानसून नहीं पहुँच पाता या कम मात्रा में पहुँचता है, तो उसको क्या कहा जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। तो यहाँ पर वृष्टि छाया प्रदेश की जो स्थिति है वो हमें उच्च हिमालय क्षेत्र में या महान हिमालय क्षेत्र में देखने को मिलती है। इसके बाद वनस्पतियों की बात करें तो यहाँ 12 से 13,000 फीट से ऊपर वनस्पतियों का हमें अभाव देखने को मिलता है, यानी वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती क्योंकि बर्फ जमी रहती है। 10,000 फीट से नीचे इसमें घास झाड़ियाँ पाई जाती हैं। 10,000 फीट तक यानी 12-13,000 से 10,000 फीट के आसपास तक हमें घास झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं हल्की फुल्की। और उससे नीचे 10,000 फुट से नीचे जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमें शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार नुकीले पत्ते वाले वन देखने को मिलते हैं। और इन वनों के जो प्रमुख वृक्ष हैं कौन कौन से हैं, फर, सरों, चीड़, साल, सागौन, ये क्या है, यहाँ की प्रमुख वनस्पतियाँ हैं जो 10,000 फीट से नीचे हमें देखने को मिलती हैं। घास के मैदान, तो यहाँ पर मध्य हिमालय श्रेणियों की तरह कुछ घास के मैदान बनते हैं। ये बनते हैं निचले भागों में, यानी जो उसका वृहत हिमालय का दक्षिणी भाग है तो वहाँ पर एक घास के मैदान पाए जाते हैं। इनका क्या कहा जाता है, इनको बुग्याल, प्यार, पास्चर या अल्पाइन कहा जाता है। और इसमें सुप्रसिद्ध जो फूलों की घाटी है जो चमोली में स्थित है, तो ये फूलों की घाटी भी इसी महान हिमालय या वृहत हिमालय में स्थित है। यहाँ के जो मूल निवासियों की बात करें तो यहाँ के मूल निवासी हैं भोटिया जनजाति। और भोटिया जनजाति की बात करें तो ये कठोर एवं परिश्रमी व्यक्ति होते हैं। ग्रीष्म काल में या क्या करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, क्योंकि अन्य समय में यहाँ क्या होती है, बर्फ जमी रहती है। गर्मी के जो 4 महीने होते हैं उसी में क्या करते हैं, थोड़ा बहुत कृषि करते हैं और जो खाद्यान्न है उनका उत्पादन करते हैं। और इनके प्रमुख खाद्यान्न क्या हैं, जौ, मंडुवा और गेहूं का ये उत्पादन करते हैं। इसके अलावा जब 4 महीने कृषि कार्य हो गया, उसके बाद जो 8 महीने होते हैं उनमें इनका जो प्रमुख कार्य होता है पशुपालन, व उसके साथ ये क्या करते हैं, कुछ अन्य कार्य भी करते हैं। ऊनी हस्तशिल्प, खाल बेचना और जड़ी बूटियों का विपणन भी ये भोटिया जनजाति है उनके द्वारा किया जाता है। जड़ी बूटी विपणन, खाल बेचना और हस्तशिल्प, ऊनी हस्तशिल्प का कार्य करते हैं। 10,000 फीट से ऊपर जो चारागाह है वहाँ पर ये पशु लेकर जाते हैं। और जो भोटिया जनजाति है इसके अलग अलग जो नदी घाटियों में अलग अलग ये रहते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। भागीरथी घाटी की बात करें तो यहाँ पर इनको जाड़ कहा जाता है। अलकनंदा घाटी की बात करें तो यहाँ पर मारछा तोलछा कहा जाता है। और पश्चिमी धौली, गौरी और काली घाटियाँ यानी पिथौरागढ़ की बात करें तो वहाँ पर इनको सोका एवं जोहारी कहा जाता है। तो यानी अलग अलग घाटियों में इनके नाम हैं। और ये जो ये जनजाति है यह मुख्यतः उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में यह निवास करती है। इसके बाद हमारा अंतिम जो भौगोलिक विभाजन है ट्रांस या टिबियान क्षेत्र, ट्रांस हिमालय एवं या टिबियान क्षेत्र भी कहते हैं इसको। अब टिबियान क्षेत्र क्योंकि इसका जो ज़्यादा यानी अधिक भाग है वह तिब्बत में स्थित है, इसलिए इसको तिब्बत हिमालय या टिबियान क्षेत्र भी कहा जाता है। इसकी अगर हम स्थिति की बात करें तो महा हिमालय के उत्तर में स्थित है ट्रांस हिमालय। और कुछ भाग इसका भारत में और कुछ भाग चीन या तिब्बत में इसका आता है, यानी भारत में कम है और चीन तिब्बत में इसका अधिक भाग स्थित है। इसकी चौड़ाई की बात करें तो 20 से 30 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और ऊंचाई की बात करें तो 2500 से 3500 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई, यहाँ पर हमें चोटियों की ऊंचाई देखने को प्राप्त होती है। इसका जो एक अन्य नाम है, इसको जैक्सर श्रेणी भी कहते हैं, जैक्सर पर्वत श्रेणी भी इसको कहा जाता है। और इसमें जो महान हिमालय है उससे होकर प्रमुख दर्रे गुजरते हैं, जिसमें जेलुखंगा, माणा, नीति, लिपुलेख, किंगरी बिंगरी, दारमा, चोरहोती, दमजन, सलसल
आदि प्रमुख दर्रे हैं जो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी महान हिमालय से जो तिब्बत को जोड़ने वाले दर्रे हैं या ट्रांस हिमालय टिबियान क्षेत्र को जोड़ने वाले दर्रे हैं, ये सारे इसी क्षेत्र में आते हैं। तो ये 8 हमारे भौगोलिक विभाजन हो गए। और इसके बाद महान हिमालय में स्थित कुछ प्रमुख पर्वतों को देख लेते हैं। महान हिमालय या उच्च हिमालय क्षेत्र में स्थित प्रमुख चोटियाँ। चमोली जिले की बात करें तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी पश्चिमी, जिसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर। कामेट की है 7,756 मीटर। और तीसरी हमारी सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी पूर्वी, ये 7,434 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसके बाद माणा है, बद्रीनाथ, चौखंबा, त्रिशूल, संतोपद, दूनागिरी, गंधमादन, कालुंका, हाथी पर्वत, देवस्थान, नीलकंठ और ये काफ़ी अन्य जो पर्वत हैं, नर नारायण पर्वत हो गए, ये सारे कहाँ पाए जाते हैं? ये सारे स्थित हैं चमोली ज़िले में। तो जो यहाँ के प्रमुख पर्वत हैं वो सभी मुख्यतः चमोली ज़िले में स्थित हैं। उसके अलावा यहाँ पर चमोली के साथ अन्य जिलों में स्थित कुछ पर्वत हैं, जिसमें केदारनाथ, नंदाकोट, स्वर्गारोहिणी और गुन्नी प्रमुख हैं। ये उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी, चमोली और गुन्नी क्या है, पिथौरागढ़, चमोली में स्थित हैं। इसके अलावा उत्तरकाशी की बात करें तो भागीरथी, श्रीकंठ, गंगोत्री, यमुनोत्री, बंदरपूछ और जेलंग कहाँ है, उत्तरकाशी में स्थित हैं। पिथौरागढ़ में पंचाचूली 6,904 मीटर, ये यहाँ पर पंचाचूली जो पर्वत श्रेणी है वो 6,904 मीटर की ऊंचाई है, ये पिथौरागढ़ में ज़िले में स्थित है। धौली और सरस्वती नदी के मध्य की बात करें तो कामेट और गौरी पर्वत स्थित है, धौली और सरस्वती नदी के मध्य। बद्रीनाथ घाटी है, तो यह 6 × 1.5 किलोमीटर क्या है, ये लंबी घाटी है या चौड़ी घाटी है। तो नर नारायण पर्वतों के मध्य क्या है, यह स्थित है। नर नारायण पर्वत के मध्य क्या है, बद्रीनाथ घाटी स्थित है। और धौली और गौरीगंगा के मध्य स्थित जो प्रमुख चोटियां हैं कौन सी हैं, पंचाचूली पर्वत है। धौली और गौरीगंगा के मध्य कौन सी चोटी स्थित है, तो ये पंचाचूली पर्वत चोटी है। अधिकांश जो पर्वत चोटियां हैं वह कहाँ हैं, गढ़वाल मंडल में है, क्योंकि जो अधिकांश इसका जो वृहत हिमालय का क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है, गढ़वाल मंडल में ही स्थित है। इसलिए तो यहाँ पर क्या है कि गढ़वाल मंडल में ही जो सबसे ऊंची चोटियाँ हैं वह गढ़वाल मंडल में स्थित हैं। तो और मुख्यतः चमोली ज़िले में ही स्थित है। तो ये था हमारे उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। इसमें हमने उत्तराखंड के 8 भागों के बारे में जाना, 8 भौगोलिक विभाजनों के बारे में जाना कि उत्तराखंड को किन किन भागों में बांटा गया है। तो उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट जितनी भी परीक्षा वाणी में चीज़ें हैं उनके बारे में जाना। तो इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।